Hello everyone. In this series of Easy Tricks to Remember, we are going to complete Amendment of the Indian Constitution. दोस्तों, इस सीरीज में मैं आपको चैप्टर वाइज एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट करा रहा हूँ विद इजी ट्रिक्स, विद क्लैरिटी, विद कंसेप्ट। दोस्तों, इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद ना आप पूरी पॉलिटी लक्ष्मीकांत रिवाइज कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे, ठीक है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में दोस्तों। और दोस्तों, ये सीरीज जो है ना एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके अंदर हम प्रीलिम्स मेंस दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं और प्लस पीवाई के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। और ये सीरीज जो है ना अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है दोस्तों। और ये हमारी कुछ अपकमिंग सीरीज हैं जो आपको चैनल आईएएस गाइड पर ही मिलेगा दोस्तों। एक बात और, प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है दोस्तों। लक्ष्मीकांत के स्टार्टिंग के 10 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर वाइज विद इजी ट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है, जाओ कंप्लीट करो, ठीक है। और दोस्तों, इस चैप्टर में मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस चैप्टर में हम सब कुछ याद करेंगे, प्लस हम इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है ना पूरा समझेंगे इसके अंदर हम, ठीक है। पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, ठीक है, विद क्लैरिटी, विद कंसेप्ट, ठीक है। क्लैरिटी और कंसेप्ट रहेगा तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहेंगी और भूलोगे भी नहीं। और इन इजी ट्रिक्स के साथ जो है ना आप रिकॉल कर पाओगे, रिवाइज कर पाओगे बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी, ठीक है, ठीक है। बहुत कम समय में आप पूरी पॉलिटी लक्ष्मीकांत रिवाइज कर लोगे इससे, ठीक है दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, मैं आपको भी लक्ष्मीकांत की बुक पे ले जाऊंगा और उसमें एक बात बोलूँगा मैं आपसे कि आप जो है ना इसके अंदर जब भी मैं कोई चैप्टर करा रहा हूँ ना, तो जो भी आर्टिकल कराता हूँ मैं, ठीक है, चाहे वो अभी देखो मैं स्पेशल मेजोरिटी कराऊंगा आपको कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है। तो आपको करना क्या है, जो भी मैं निमोनिक्स लिखा रहा हूँ ना आपको, जो भी मैं निमोनिक्स बता रहा हूँ आपको, आपको वहीं पे लिखना है अभी लक्ष्मीकांत की बुक के अंदर। इससे क्या होगा, जब भी आप रिवाइज करोगे ना, रिकॉल करोगे, तो वो आपको सामने दिखाई देगा और उन कीवर्ड्स के साथ आप रिकॉल कर पाओगे बहुत आसानी से, ठीक है दोस्तों। और जो मैं शॉर्ट पॉइंट्स बताता हूँ ना, आप उसी निमोनिक्स के सामने लिख लो वो, जैसे मैं लिखता हूँ, ठीक है दोस्तों। और कैसे मास्टरी करोगे दोस्तों, तो मास्टरी ऐसे करोगे दोस्तों कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ अवेलेबल करा दी है, जिसमें ये लक्ष्मीकांत के चैप्टर वाइज क्वेश्चन बुक है, क्वेश्चन बैंक है, जिसमें आप प्रैक्टिस कर पाओगे बहुत ही आसानी से। और जिस तरीके से मैंने कर रखी है प्रैक्टिस, आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो, साथ में निमोनिक्स भी लिखते जाओ, ठीक है, और उसके कीवर्ड्स भी लिखते जाओ साथ साथ में, ठीक है दोस्तों। चलो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसको कंप्लीट करते हैं विद क्लैरिटी, ठीक है, विद अंडरस्टैंडिंग, विद क्लैरिटी से कंप्लीट करते हैं। और ये चैप्टर आपको बहुत लंबे समय तक याद भी रहेगा और भूलोगे भी नहीं आप, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यूपीएससी ना प्रीलिम्स के अंदर पार्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रही है। अभी पार्ट क्या होते हैं, मैंने आपको साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो ठीक है। अभी हम कौन से पार्ट्स पढ़ रहे हैं, तो हम पार्ट पढ़ रहे हैं पार्ट 17 टू 22। अब इसके अंदर प्रीलिम्स से क्वेश्चन आए थे कि पार्ट 18 और पार्ट 20 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्ट 18 में हमारा क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन एड है, ठीक है, आर्टिकल 352 से लेके 360 तक। और पार्ट 20 में एड क्या है, अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, वो सारे किस पार्ट में ऐड होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो पार्ट 20 में ऐड होंगे। और कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 368 है। बस अभी के लिए आपको इतना ही याद करना है और पढ़ना है इसके अंदर। और बाकी सभी चीज़ें ना मैं आपको साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है ना, तो जाओ और देखो। सो पार्ट 20 के अंदर आर्टिकल 368 मिलेगा और आर्टिकल 368 में ये बोला गया है कि पावर है पार्लियामेंट के पास टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका प्रोसीजर भी इसी के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है, कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैसे इंट्रोड्यूस करना है, कैसे पास करना है, ये सारा का सारा जो होता है प्रोसीजर अमेंडमेंट करने का जितना ही प्रोसेस है, आपको आर्टिकल 368 और पार्ट 20 के अंदर मिलेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर आपको पार्ट 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इतना आपको याद रखना है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है और आ चुका है दोस्तों। जब मैं आपको प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें ये बताऊंगा कि जो प्रेसिडेंट होता है ना, वो हमारे पार्लियामेंट का पार्ट होता है। उसका रीज़न क्या है, जबकि ये प्रेसिडेंट जो है ना तो राज्यसभा का मेंबर होता है ना लोकसभा का, फिर भी ये हमारे पार्लियामेंट का पार्ट होता है। उसका रीज़न क्या है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आएंगे, ठीक है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आएंगे पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो राज्यसभा में आए चाहे वो लोकसभा के अंदर आए, ठीक है, विदाउट एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, विदाउट एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बिल है ना, वो एक्ट नहीं बनेंगे, ठीक है।
इस बात का ध्यान रखना, जब तक प्रेसिडेंट उसके ऊपर एसेंट न दे दे लास्ट में, आफ्टर पासिंग द बिल फ्रॉम द बोथ हाउसेस, जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिलेगा उस बिल को, वो एक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, इस बात को माइंड में क्लियर कर लो। ठीक है, और ये अभी हम प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में सही से और पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पढ़नी है प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में। अभी के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी के लिए हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी अगर बिल आता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, और वो ऑप्शन है GWR। GWR उनके पास ऑप्शन होते हैं, और वो कौन सा आर्टिकल में लिखी हुई है सब बातें? या आर्टिकल में लिखे हुए हैं 111 में। तो आपको ध्यान रखना है 1+1+1, तो टोटल होता है 3, तो टोटल 3 ऑप्शन मिलेंगे। आर्टिकल 111 है प्रेसिडेंट के पास। अगर कोई सा भी बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है तो उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला तो ये है कि वो पास कर दें, मतलब बिल को एसेंट दे दें, और वो बिल वो बन जाएगा एक्ट। ठीक है, अब वो बिल बन जाएगा एक्ट। डब्ल्यू से यहाँ पर क्या है कि वो विथहोल्ड कर देंगे एसेंट को, मतलब अब वो बिल जो है ना उनके पास रह जाएगा, और वो उसको अपने पास रख लेंगे और जमा कर लेंगे, एक तरीके से विथहोल्ड कर देंगे। उसके ऊपर कोई एसेंट दे ही नहीं रहे, वो कुछ बात ही नहीं करना चाह रहे। ठीक है, प्रेसिडेंट उस बिल के ऊपर। आर से यहाँ पर क्या है कि वो रिटर्न कर देंगे फॉर रिकंसिडरेशन, कहेंगे भैया इसमें कुछ खामियां हैं, ये मुझे पसंद नहीं आई, आप इसको एक बार रिकंसिडर कर लो। ठीक है, अब पार्लियामेंट ने रिकंसिडर कर लिया, फिर वापस भेज दिया प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट जो है ना बाउंड हो जाएंगे। अब वो बाउंड होने के बाद उनको ये पास करना पड़ेगा, उनको अपना एसेंट देना पड़ेगा इस बिल के ऊपर। अब ये बिल बन जाएगा एक्ट। अब एक बात ध्यान रखना, इसमें एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या है कि ये अप्लाई नहीं करेगा मनी बिल के ऊपर। ठीक है, रिकंसिडरेशन वाला पार्ट जो है, ये आर वाला पार्ट मनी बिल के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। उसका रीज़न ये है कि मनी बिल जो है ना इंट्रोड्यूस होता है विद प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब उसके अंदर जो है मनी बिल के अंदर पहले से प्रेसिडेंट अपना रिकमेंडेशन दे देते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर वो रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हीं के परमिशन से वो पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, वो लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है मनी बिल, इसलिए वो रिटर्न नहीं कर सकते इसको। क्लियर? सब कुछ क्लियर हो गया, याद हो गया? GWR ऑप्शन होता है, आर्टिकल 111 में मिलेगा। तो 1+1+1 3 होते हैं, और 3 ऑप्शन ही मिलेंगे प्रेसिडेंट को कि वो बिल के साथ क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं जब भी उनके पास कोई बिल आता है तो। ठीक है, क्लियर ना दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, अब हम बात करेंगे गवर्नर का केस। ठीक है, अब गवर्नर के केस में बात करेंगे कि अगर कोई बिल गवर्नर के पास आएगा, ध्यान रखना ये जो बिल आएगा अब यहाँ से कहाँ से आएगा? ये क्या आएगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई बिल पास किया है, तो वो बिल पास होकर जाएगा गवर्नर के पास। ठीक है, फॉर हर एसेंट। अब उसके अंदर जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है ना, एसेंट के पास उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं कि वो एसेंट दे दें, या तो विदहोल्ड कर दें, या तो रिकंसिडरेशन दे दें। यहाँ पर गवर्नर के पास 4 ऑप्शन होते हैं। अब ये 4 ऑप्शन क्या है? तो 4 ऑप्शन को आप ऐसे पढ़ सकते हो, गिवर है ये, तो GWRR। ठीक है, तो वहाँ हमने पढ़ा था GWR, बस एक और आर जोड़ दो गवर्नर के लिए। गवर्नर में वैसे भी लास्ट में आर आता है, तो एक और आर जोड़ दो। तो या तो वो एसेंट दे दें बिल को, तो पारित हो जाएगा, एसेंट मिल जाएगा, वो बिल एक्ट बन जाएगा। डब्ल्यू से क्या है? विथहोल्ड कर दें। ठीक है, अपने पास रख लें और उस पर कोई चर्चा ना करें, कोई बातचीत नहीं, तो विथहोल्ड हो जाएगा। आर से यहाँ पर क्या है? रिटर्न कर देंगे। एक बात और ध्यान रखना, फिर आ गया DNA टू MB, मतलब मनी बिल में ये केस काम नहीं करेगा रिटर्न वाला, इस बात को ध्यान रखना आप। आर से यहाँ पर क्या है? एक और, तो ये रिजर्व कर देंगे बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बात रखना, ये बात को ध्यान रखना, ये होता है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द किसकी? गवर्नर की। ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है गवर्नर का कि वो कोई से बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए डाल सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। ये ध्यान रखना कि डिस्क्रिशनरी पावर होता है गवर्नर का। ठीक है, चलो अब हम ये केस डिस्कस करते हैं जिसके अंदर गवर्नर ने एक स्टेट बिल को रिजर्व कर दिया है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास जो है ना फिर से 3 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, और वो ऑप्शन है GWD। अभी कैसे याद करोगे कि कौन से आर्टिकल में होता है? तो आर्टिकल 201, और 2+1 क्या होते हैं? 3। तो 3 फिर से ऑप्शन मिल जाएंगे प्रेसिडेंट को। ठीक है, अब वो कौन कौन से ऑप्शन है? पहला है जी, कि भैया आप एसेंट दे दो। ठीक है, प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया, ठीक है, बिल सही है, अच्छा लग रहा है हमें, इसमें कोई तकलीफ नहीं है हमें, हम एसेंट दे रहे हैं, आप इस बिल को आप एक्ट बना सकते हो। ठीक है, डब्ल्यू से यहाँ पर क्या है? विथहोल्ड कर देंगे एसेंट, प्रेसिडेंट कर देगा विथहोल्ड एसेंट।
कि भैया इसके ऊपर भी हम चर्चा नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते, इसको हम विथहोल्ड कर रहे हैं। डी से यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर गवर्नर को प्रेसिडेंट ये बोल सकता है कि आप इसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज दो। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ मनी बिल को नहीं भेज सकता, मनी बिल के ऊपर ये केस लागू नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकता है गवर्नर को प्रेसिडेंट कि आप इसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज दो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। अगर वो रिकंसिडरेशन में भेज दिया जाता है और फिर से ये बिल पास होकर प्रेसिडेंट के पास आता है, तो यहाँ प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होंगे। एक बात को ध्यान रखना, पार्लियामेंट वाले केस में प्रेसिडेंट बाउंड हो जा रहा था, लेकिन स्टेट के बिल में प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होगा। प्रेसिडेंट के पास अल्टीमेट पावर है यहाँ पर कि वो अपना एसेंट दे और या ना दे। ठीक है, याद हो गया ना, बहुत इजी। चलो, आपको ना जितने बिल्स है ना, ये मेनली 3 प्रकार के मिलेंगे, 3 टाइप्स ऑफ बिल्स मिलेंगे, और वो बिल्स है ओएमसी बिल्स। और इसके एक्शन की बात करेंगे कि प्रेसिडेंट का इसके ऊपर क्या क्या एक्शन हो सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट का क्या एक्शन हो सकता है इन बिल्स के ऊपर। तो ओ से यहाँ पर क्या है ऑर्डिनरी बिल्स, एम से यहाँ पर क्या है मनी बिल्स, और सी से यहाँ पर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। तो ओ से क्या है ऑर्डिनरी बिल्स। ऑर्डिनरी का मतलब आप समझ रहे हो भैया, ऑर्डिनरी है तो इसके अंदर तो भैया प्रेसिडेंट के पास अल्टीमेट पावर होंगी। अब अल्टीमेट पावर कौन कौन सी है, तो भैया ऑर्डिनरी बिल है ना, तो उनके पास प्रेसिडेंट के पास ट्रिपल आर की पावर है, आर की, और GWR की भी पावर है। ठीक है, तो रेटिफाई कर सकता है प्रेसिडेंट, रिजेक्ट कर सकता है, रिटर्न करने के लिए भेज सकता है, और अपने असेंट को विथहोल्ड भी कर सकता है। ठीक है, अब मनी बिल में क्या होता है, मनी बिल में मैंने बता रखा आपको कि मनी बिल के अंदर प्रायर रिकमेंडेशन से ये मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में। किसकी प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है, तो प्रेसिडेंट की। तो यहाँ पर रिटर्न नहीं कर सकता कौन, प्रेसिडेंट, मनी बिल को। तो इसका याद रखना कि 2 पावर मिलती है यहाँ पर, किसको, प्रेसिडेंट को, आर की। भैया रेटिफाई के लिए भेज सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, विथहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसको वापस नहीं भेज सकते, रिटर्न नहीं कर सकते मनी बिल को। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अंदर, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स के अंदर प्रेसिडेंट जो है ना बाउंड हो जाता है। एक बात को ध्यान रखना, यहाँ बाउंड हो जाता है अपना एसेंट देने का, तो यहाँ पर उनको एसेंट देना पड़ेगा। हाँ, रेटिफाई के लिए एक बार ये बता सकते हैं कि भैया रेटिफाई आप एक बार देख लो, इसके अंदर मुझे कमी लग रही है ना, रेटिफाई के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है बाउंड हो जाता है अपना एसेंट देने के लिए, जिसको ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल डज नॉट नीड प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखो यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब ना आपसे खुद बोल रहे हैं कि यू डू नॉट नीड माई प्रायर परमिशन टू गेट इंट्रोड्यूस, कि भैया आपको ना मेरी परमिशन की जरूरत नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को ना आप अपने मर्जी से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो राज्यसभा में भी या फिर लोकसभा के अंदर। आप लोकसभा के अंदर कर सकते हो खुद से इंट्रोड्यूस, और राज्यसभा के अंदर कर सकते हो। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है ना कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है, एक मिनिस्टर भी कर सकता है, ठीक है, और एक प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है। अभी प्राइवेट मेंबर का ध्यान रखना है, प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं, तो ये MP ही होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं, बट ये मिनिस्टर नहीं होते। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना कि स्टेट मिनिस्टर होते हैं इसमें, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, जिनके जो कैबिनेट के अंदर होते हैं, तो वो हो गए हमारे मिनिस्टर। और जिनको कोई पद नहीं मिला, ठीक है, कोई भैया एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं बने, कोई फिनांस मिनिस्टर नहीं बने, तो सिर्फ MP रह गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह गए, तो वो हो गए हमारे प्राइवेट मेंबर। ठीक है, दोनों में से कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है CAB को इन पार्लियामेंट, किसी के अंदर भी, लोकसभा के अंदर कर सकते हैं या तो फिर राज्यसभा के अंदर। ठीक है, स्टेट कैन नॉट इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, ये आपको पता ही होगा कि स्टेट जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केजरीवाल साहब हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं, अब तो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, तो ये कह रहे हैं कि हम भी CAB को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, बट स्टेट नहीं कर सकती। तो प्रेसिडेंट साहब ने इनको बताया कि भैया एक चीज़ कर सकते हो आप, कि नो स्टेट लेजिस्लेचर कैन इंट्रोड्यूस CAB, द ओनली वे यू कैन मेक चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन इज बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन। ये बात ध्यान रखना, बाय पासिंग अ रिजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग दी पार्लियामेंट फॉर क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब जिस स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, ये ध्यान रखना, यहाँ पर होते हैं MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, और एक होता है क्या, MLA। तो MLA में क्या होता है, यहाँ पर होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये असेंबली के इलेक्शन होते हैं, यहाँ पर वोटिंग होती है, यहाँ से चीफ मिनिस्टर बनते हैं। और ये MLC क्या होता है, ये हमारी सेकंड बॉडी होती है,
जैसे राज्यसभा होता है ना हमारे पार्लियामेंट में, ऐसे ही एक एमएलसी भी है, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जब मैं आपको स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर ही पढ़ाऊंगा आपको मैं। तो यहाँ पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनते हैं। तो अगर किसी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है या वहाँ पर एबोलिश करना है ना, तो वहाँ पर स्टेट जो है रिक्वेस्ट कर सकती है पार्लियामेंट को, ठीक है, बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन, कि आप हमारे स्टेट के अंदर ना आप लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना दो, या फिर जहाँ पर बनी पड़ी है उसे कह सकते हैं कि आप इसको एबोलिश कर दो, ख़त्म कर दो। जैसे यूपी है, यहाँ पर एमएलसी होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है रेजोल्यूशन पास कर सकती है कि भैया हमारे यहाँ से ना लेजिस्लेटिव काउंसिल हटा दी जाए, ठीक है, लेकिन करेंगे नहीं कभी, ठीक है, नेताओं को फायदा है ना इससे। मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल डज नॉट हैव ज्वाइंट सिटिंग। अभी ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है भाई? ज्वाइंट सिटिंग होती है जहां पर राज्यसभा के मेंबर और प्लस लोकसभा के मेंबर एक साथ बिठा दो और वोटिंग करा दो दोनों से एक साथ, ठीक है, ये होती है ज्वाइंट सिटिंग। तो ज्वाइंट सिटिंग जो है किस में नहीं हो सकती? मनी बिल में नहीं हो सकती और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में नहीं हो सकती, इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अंदर ज्वाइंट सेटिंग नहीं हो सकती, बट किस में हो सकती है? ऑर्डिनरी बिल में हो सकती है। और एफ से क्या होता है ये बताओ आप? फिनेंशियल बिल के अंदर। तो इनके अंदर ज्वाइंट सेटिंग होगी, ऑर्डिनरी बिल के अंदर और फिनेंशियल बिल के अंदर, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जब मैं आपको पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो मैं फिर से ये सब चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा ढंग से, अच्छे से, ठीक है, तो टेंशन मत करो। इफ अ सीएबी सीक्स टू अमेंड फेडरल प्रोविजंस, अभी सीएबी क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अब फेडरल प्रोविजंस के अंदर अमेंडमेंट लाना चाहती है। अब फेडरल प्रोविजंस पूछोगे आप क्या होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, आपने स्केड्यूल 7 पढ़ा होगा, और स्केड्यूल 7 में आपने बात करी होगी सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट की और दोनों के पावर्स की, ठीक है। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर जीएसटी जो बिल है वो इसी के अंदर आया था? हाँ जी, इसी के अंदर आया था। क्यों आया था? क्योंकि जीएसटी के अंदर भैया दोनों को मिलता है, ठीक है, क्या रुपया किस किस को मिलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिलता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलता है, दोनों की पावर की बात हो रही है, ठीक है, दोनों को रेवेन्यू मिलता है। तो हाँ जी, फेडरल प्रोविजंस के अंदर आएगा। तो ठीक है, तो फेडरल प्रोविजंस के अंदर चेंजेस लेकर आना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर है? तो प्रोसीजर ये है कि आपको चाहिए पहले तो पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजोरिटी, दोनों के अंदर, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर, दोनों के अंदर चाहिए। दूसरी बात, फिर जितने भी स्टेट्स हैं आपके यहाँ, तो उसमें से हाफ ऑफ दी जो स्टेट्स हैं उसके अंदर चाहिए आपको सिंपल मेजोरिटी। अब मैं आपको स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी दोनों समझाऊंगा। तो पहले स्पेशल मेजोरिटी समझते हैं। स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3 प्लस 1। किसकी? तो प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने भी वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं प्रेजेंट, उनमें से वोटिंग चाहिए कितनों की? 2/3 प्लस 1 की, ठीक है। अब मैं आपको इसे एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर 45 मेंबर्स जो है अपसेंट है और 200 मेंबर्स ने अपस्टेंड कर दिया, अपस्टेंड मतलब वोटिंग ही नहीं करी, ठीक है। अब इसके अंदर लोकसभा के अंदर 545 मेंबर्स होते हैं, तो 201 जो है इसकी स्पेशल मेजोरिटी हुई। अब देखो 201 कैसे हुई? तो आप मेरे से पूछोगे भैया 200 तो भैया अपसेंट, मतलब एक तरीके से अपस्टेंड अपस्टेंड कर दिया उन्होंने, 200 ऐसे गायब हो गए। 45 वैसे ही अपसेंट थे, तो कितने हो गए? 245 अपसेंट हो गए पूरे तरीके से, ठीक है। अब 545 सीट है, तो भैया 545 में से 245 चली गई, ठीक है। अब कितने बचे? अब मैं आप बोलोगे 300 बचे। 300 होता है 2/3, तो भैया 2/3 ऑफ 300 प्लस 1, ये हो गई आपकी स्पेशल मेजोरिटी। 2/3 प्लस 1 मतलब 2/3 किसकी? 300 की, और उसमें एक वोट और चाहिए आपको, तब वो बनेगा स्पेशल मेजोरिटी। तो वो कितने होता है? 200। 2/3 हो गया किसका? 300 का, प्लस 1 हो गया आपका स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। तो स्पेशल मेजोरिटी समझ में आ गया आपको। अब सिंपल मेजोरिटी समझो। सिंपल मेजोरिटी कुछ नहीं है भैया, हाफ हाफ ऑफ द मेंबर्स का आपको प्रेजेंट चाहिए, और प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए, मतलब जितने प्रेजेंट है उसमें से आपको हाफ ऑफ द मेंबर्स की वोटिंग चाहिए और उसमें प्लस 1 कर दो बस, ठीक है। तो इससे भी एग्जाम्पल को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। समझो 45 मेंबर्स अब्सटेंट थे, 100 ने अब्सटेंड कर दिया, अब बचे 400 मेंबर्स, ठीक है। तो 400 मेंबर प्रेजेंट हैं और वो वोटिंग करने के लिए अवेलेबल है। तो सिंपल मेजोरिटी क्या हुई? 400 का हाफ कितना होता है? 200। 200 में प्लस 1 करोगे तो क्या होगा? 201। तो ये होगी इसकी सिंपल मेजोरिटी। आगे समझने इजी, वेरी इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इन 3 वेज। तो वो 3 वेज कौन कौन से हैं? वो है ट्रिपल एस,
कि इन ट्रिपल एस से आप चेंजेस लेकर आ सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहला एस का मतलब क्या है, सिंपल मेजोरिटी से ला सकते हो। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, सिंपल मेजोरिटी से जो भी आप चेंजेस लेकर आओगे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कंसीडर नहीं नहीं होंगे अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368। इस बात का ध्यान रखना, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब इसके अंदर आप क्या क्या चेंजेस ले सकते हो सिंपल मेजोरिटी से, तो आप यूटी कोड के अंदर चेंजेस ला सकते हो। यूटी कोड अभी बताऊंगा आगे क्या है। पार्लियामेंट के अंदर कोर्ट्स रिलेटेड, स्टेट्स रिलेटेड, सेकंड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल, इसके अंदर चेंजेस लेकर आना है तो आप सिंपल मेजोरिटी से पास करके बिल को आप चेंजेस ला सकते हो। अब मैंने आपको ये पढ़ा दिया कि स्पेशल मेजोरिटी बाय पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप फेडरल प्रोविजन को चेंजेस कर सकते हो, फेडरल प्रोविजन चेंजेस कर सकते हो। तो ये कहलाएगा किसके अंदर कहलाएगा, क्या अमेंडमेंट्स कहलाएगा अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहलाएगा। अच्छा, जहां पर आपको हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन नहीं चाहिए होता है, वहां पर आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट के दोनों, राज्यसभा लोकसभा। तो उसके अंदर आप क्या क्या चेंजेस ला सकते हो, आप फंडामेंटल राइट्स के अंदर चेंज ला सकते हो, डीपीएसपी के अंदर ला सकते हो। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं बताऊंगा बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना पहले कंसेप्ट को क्लियर करो। अब मैंने ना इन तीनों को कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में डिवाइड करा है। ठीक है, बांटा है। इसको मैं अभी आगे समझाता हूँ आपको। अब हम आ गए कैटेगरी 1 वाले पे। ठीक है, जो कैटेगरी के उनके अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लेकर आ सकते हो। ठीक है, बाय सिंपल मेजोरिटी। अब एक बात ध्यान रखना है कि ये आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368 है। ठीक है, ये आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं कहलाएंगे। जो भी सिंपल मेजोरिटी से आप पास करके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लेकर आओगे वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आते। ठीक है, बस इतना समझो आप। अब इसके अंदर सबसे पहले हम यूटी कोड को समझते हैं कि यूटी कोड के अंदर आप चेंजेस लेकर सकते हो बाय सिंपल मेजोरिटी। तो यूटी से है आपका यूनियन टेरिटरीज, कि यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड जितनी प्रोविजन है आप सिंपल मेजोरिटी से आप उसके अंदर चेंजेस ला सकते हो। सी से यहाँ पर क्या है, आप सिटीजनशिप के लिए एक्विजिशन या टर्मिनेशन की बात हो उसके अंदर आप चेंजेस लेकर आ सकते हो। आप बता सकते हो कि एक्विजिशन कैसे कर सकते हैं सिटीजनशिप को, है ना, टर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं, और ये मैंने आपको सिटीजनशिप वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था। ओ से यहाँ पर क्या है कि आप ऑफिशियल लैंग्वेज को ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जो भी आपको चेंजेस करना है ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड आप चेंजेस ला सकते हो बाय सिंपल मेजोरिटी। डी से यहाँ पर क्या है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब डिलिमिटेशन कमीशन आप बनाते हो ना, कि भी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाना होता है। ठीक है, एक्सपेंड करना होता है, इंक्रीज करना होता है, तो आप डिलिमिटेशन से लेके डिलिमिटेशन से रिलेटेड कुछ भी आपको चेंजेस लेकर आना है तो आप सिंपल मेजोरिटी से पास करके लेके आ सकते हो। इससे यहाँ पर क्या है, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट एजुकेशन। अब देखो भैया, पार्लियामेंट के लिए होते हैं ना इलेक्शन, एमपी के, और स्टेट एजुकेशन के लिए होते हैं एमएलए के। तो जो भी उसके अंदर इलेक्शंस होते हैं ना, उसके अंदर इलेक्शन से रिलेटेड जो भी आपको चेंजेस लेकर आना है वो आप सिंपल मेजोरिटी से आप लेके आ सकते हो। अभी में हम पार्लियामेंट वाले चैप्टर के अंदर इसको ढंग से और क्लियर करेंगे। ठीक है, अब देखो कैटेगरी 1 में ही जो स्टेट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे एई और फैब्रिकेशन और एसी। मैंने आपको फैब्रिकेशन ना यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में ही पढ़ाया था, अगर आपने नहीं पढ़ा ना तो जाकर वीडियो को देख लो। ठीक है, तो एई से यहाँ पर क्या है, तो एई ऑफ न्यू स्टेट मतलब एडमिशन करना और स्टेब्लिशमेंट करना किसी भी नए स्टेट को, मतलब नया स्टेट बनाना और स्टेब्लिश करना, ये सब आप सिंपल मेजोरिटी से आप ला सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ऐड कर सकते हो। फैब्रिकेशन मतलब एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उसके अंदर आप फैब्रिकेशन कर सकते हो, मतलब फॉर्म कर सकते हो न्यू स्टेट्स का। मतलब एक ही जो पहले से एग्जिस्टिंग स्टेट है ना, आप उसको तोड़ के दो बना सकते हो, उसकी बाउंड्री को अल्टर कर सकते हो, एरिया को एंट्री कर सकते हो। ठीक है, उसका नाम चेंज कर सकते हो, ये सिंपल मेजोरिटी से आप कर सकते हो। ये मैंने आपको यूनियन एंड स्टेटरी के अंदर समझाया है, पढ़ाया है। एसी से यहाँ पर क्या है, तो एसी ऑफ एलसीज, एबोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है, ठीक है, किसी स्टेट के अंदर, तो आप वहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से पास करके पार्लियामेंट के अंदर वहाँ बना सकते हो किसी भी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल। और एबोलिश करना है तो वो भी आप सिंपल मेजोरिटी से पास करके वहाँ पर एबोलिश कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। अब देखो कैटेगरी 1 में आप और क्या क्या चीजें कर सकते हो, तो पार्लियामेंट से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड, और सेकंड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल से रिलेटेड। अभी फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल क्या होते हैं, तो ये होता है शेड्यूल एरियाज के बारे में। ठीक है, तो पार्लियामेंट से रिलेटेड क्या क्या है, तो QRSE है, मतलब कोरम आप बता सकते हो कि पार्लियामेंट के अंदर कोरम कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट को चेंज कर सकते हो। ठीक है, SAP, सैलरीज अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके सैलरीज अलाउंसेज प्रिविलेज ये आप बता सकते हो बाय सिंपल मेजोरिटी से पास करके।
ठीक है, चेंजेस कर सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताओगे कि भैया यूसेज ऑफ पार्लियामेंट के अंदर आप कर इंग्लिश लैंग्वेज कर सकते हो या नहीं कर सकते, मतलब जो भी चेंजेस लिखाने हैं आप सिंपल मेजोरिटी से आप ला सकते हो पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, कोर्ट रिलेटेड क्या है भैया, आप स्ट्रेंथ बता सकते हो कि भैया के नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, या आप बढ़ा सकते हो घटा सकते हो बाय सिंपल मेजोरिटी। उनके पावर को बढ़ा सकते हो आप, ठीक है, इंक्रीज कर सकते हो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ को, और कन्फर्म मोर पावर्स टू एससी आप सिंपल मेजोरिटी से दे सकते हो। और ये हमने बात कर ली कि सेकंड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर भी चेंजेस आप सिंपल मेजोरिटी से ला सकते हो। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ कैटेगरी में आ गए हैं, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ना, ये सारे के सारे आर्टिकल 368 के अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स कहलाएंगे। अब एक बात ध्यान रखना, इन बिल्स को पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट की, प्लस कंसेंट चाहिए हाफ ऑफ द स्टेट्स की, ठीक है, बाय सिंपल मेजोरिटी। आप कौन कौन से प्रोविजन चेंज कर सकते हो इससे, तो मैंने आपको बताया था ना कि भाई सेवेंथ शेड्यूल फेडरल, ठीक है, यहाँ पर फेडरलिज्म की बात करी है, ठीक है, फेडरल प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, तो वो सारे सेवेंथ शेड्यूल में मिलेगा आपको। ठीक है, अब सेवेंथ शेड्यूल से रिलेटेड मैं आप बात करूंगा आपसे, जब एग्जीक्यूटिव पावर की बात करी जा रही है यूनियन और स्टेट्स की, उनको एक्सटेंड करने की, तो यहाँ भी दोनों की बात आ रही है, यूनियन प्लस स्टेट्स, तो यहाँ भी आपको हाफ ऑफ दी स्टेट्स का कंसेंट चाहिए। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जा रही है किसकी, लेजिस्लेटिव पावर्स की बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स की, तो यहाँ भी चाहिए हाफ ऑफ दी स्टेट का कंसेंट। ठीक है, अब यहाँ रखना कि सी से यहाँ पर क्या है, देखो 7 kg से आपको याद रखना है, तो सी से यहाँ पर क्या है, कोर्ट्स, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो कि स्पेशल प्रोविजंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को इंडिपेंडेंट बनाया जाता है, उनको पावर्स दी जाती है, उनके पास फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाए रखने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर ये भी जो चेंजेस लेकर आएंगे, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कहलाएंगे, और आर्टिकल 368 से ही पास होगा वो, और उसके अंदर हाफ ऑफ द कंसेंट चाहिए स्टेट की। तो एक बात ध्यान रखना, सिंपल मेजोरिटी से आप कोर्ट के अंदर क्या चेंज कर सकते हो, तो वहाँ की उसकी स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हो, उसकी पावर को बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये हमने सिंपल मेजोरिटी की बात करी थी। यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट से ना, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे के अंदर जो इनके स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, उसके अंदर चेंजेस लाने के लिए आपको इस वाले प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। ठीक है, और जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ेंगे, हम इसको सही से डिस्कस करेंगे वहाँ पर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। अब आर्टिकल 368 है, तो आर्टिकल 368 में जो भी प्रोसीजर लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको कुछ चेंजेस लिखाने हैं, तो वो भी जो है आर्टिकल 368 से ही आपको चेंजेस लाने होंगे, वो भी आपको हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर के कंसेंट की जरूरत पड़ेगी, तभी आप आर्टिकल 368 के अंदर चेंजेस लेकर आ पाओगे। ठीक है, अब जीएसटी काउंसिल है, तो वो भी एक फेडरल काउंसिल है, तो उसके अंदर आपको चेंजेस लाना है, तो वो भी हाफ ऑफ द स्टेट। इलेक्शन की बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट सिर्फ सेंट्रल का थोड़ी ना होता है, स्टेट का भी होता है भाई, पूरी कंट्री का होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वो भी एक फेडरल पावर को इंजॉय कर रहा है प्रेसिडेंट, तो वहाँ पर भी आपको हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट चाहिए। ऐसे यहाँ पर क्या है, तो स्टेट रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट। अब राज्यसभा है, राज्यसभा के अंदर जो एमपी होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के एमपी होते हैं, वो स्टेट से ही निकल के आते हैं ना, स्टेट से तो आते हैं, तो स्टेट के अंदर तो सीट एलोकेट होती है, ठीक है, उसके पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये सारे के सारे क्या है, फेडरल प्रोविजन है, इसमें भी हाफ ऑफ द स्टेट के आपको कंसेंट चाहिए। ठीक है, याद हो गया आपको, कितना ईजी है, कंसेप्ट से याद करोगे ना तो बहुत ईजी हो जाता है, और 7 kg आप न्यूमेरिक्स याद कर सकते हो, ये भी आसान हो जाएगा रिवाइज करने के लिए। अब कैटेगरी थर्ड पे आ जाओ, यहाँ पर हम स्पेशल मेजोरिटी की बात तो कर रहे हैं पार्लियामेंट की, लेकिन यहाँ पर हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट नहीं चाहिए, और ये भी आर्टिकल 368 के अंदर ही कहलाएगा अमेंडमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यहाँ पर मेजोरिटी चाहिए होता है, मेजोरिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर अमेंडेड बाय दिस, मतलब जितनी भी जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यहाँ पर इससे चेंजेस हो जाएंगे। जैसे कि पार्ट थर्ड के अंदर हमारा आता है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपको कुछ चेंजेस लेकर आने हैं, तो इसी से चेंजेस आएंगे, स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर को आप छेड़ नहीं सकते। ठीक है, केशवानंद भारती केस में मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते, बाकी फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आता, उसके अंदर आप चेंज नहीं ला सकते। पार्ट 4 डीपीएसपी, ठीक है, इसके अंदर आपको चेंज लाना है, तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट की। अदर प्रोविजंस दैट आर नॉट कवर्ड इन कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, जो भी हमने कैटेगरी 1 और 2 के अंदर पढ़ा, जो इसके अंदर नहीं आते, वो बाकी सब इससे चेंजेस आएंगे।
इससे के अंदर अमेंडमेंट्स आएंगे। ठीक है, हो गया ना आसान। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज के ऊपर। ठीक है, सिंपल हम डिस्कस कर चुके हैं, इफेक्टिव अभी मैं आपको समझाता हूँ, एब्सोल्यूट अभी आपको मैं समझाता हूँ, स्पेशल हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी। अब एक बात को समझना, इन ऑर्डर टू इंक्रीज इन टफनेस ऑफ रेजोल्यूशन गेटिंग पास, जितनी रेजोल्यूशन को टफनेस मिलेगी ना, तो उतना ही समझ लो वो जो बॉडी है बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कंट्री के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने मेजोरिटी को डिफाइन किया है कि भैया अगर आपको इम्पीचमेंट करना है प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट ऐसे नहीं होगा, वहां चाहिए आपको स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, वो स्पेशल मेजोरिटी कैसी वाली चाहिए आपको, 2/3+1 टोटल स्ट्रेंथ, ये ध्यान रखना, 2/3+1 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। ठीक है, यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ की बात कर दी गई है, प्रेसिडेंट वोटिंग की बात नहीं करी गई है। अगर आपको इम्पीचमेंट करना है प्रेसिडेंट का, तो यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ की बात कर दी गई है। और टोटल स्ट्रेंथ की कैसे, देखो, टू आपको चाहिए स्पेशल मेजोरिटी, तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तो लोकसभा की स्पेशल मेजोरिटी कैसे होगी, टोटल स्ट्रेंथ की 364 होगी, और राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी, 164 होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अगर इम्पीचमेंट करना है इंडियन प्रेसिडेंट का, तो आप स्पेशल मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ चाहिए ऑफ द हाउस। ठीक है, तो लोकसभा के केस में ये हो गया 364, और राज्यसभा के केस में ये हो गया 164। ठीक है, तो आपको ऐसे करके याद रखना है। ठीक है, अब मैं ये सब चीज़ें ना आपको समझा चुका हूँ, जैसे सिंपल मेजोरिटी हो गया, तो सिंपल मेजोरिटी से आप ऑर्डिनरी बिल्स, ठीक है, मनी बिल्स, ये सब पास कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, तो इफेक्टिव मेजोरिटी होती है कि यहाँ पर समझो, एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे कि इफेक्टिव मेजोरिटी हुई आपका सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ का हो गया, इफ 5 सीट्स आर वेकेंट इन लोकसभा देन 271 इज इफेक्टिव मेजोरिटी। जैसे कि वैकेंट हो गई, ठीक है, वैकेंट मतलब वहाँ वहाँ यहाँ हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि भाई अब्सेंट नहीं है ना, उन्हें अब्सटेंड करा है, हम यहाँ बात कर रहे हैं वैकेंट हो गई। वैकेंट मतलब खाली हो गई, समझ लो उनकी डेथ हो गई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। ठीक है, या फिर वो जो सीट है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेल में चला गया, तो वो सीट पे दोबारा से इलेक्शन होना है। ठीक है, तो वहाँ पर हो गया वैकेंट, तो 5 सीट वैकेंट हो गई, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेंथ की कितनी बच गई, तो वो हो गया सिंपल मेजोरिटी ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। ये हो गया हमारी इफेक्टिव मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है, यहाँ पर एब्सोल्यूट होता है सिंपल मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, तो जितनी स्ट्रेंथ है उसका आप सिंपल मेजोरिटी कर दो, तो ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी। और स्पेशल मेजोरिटी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 4 टाइप की होती है, एज पर आर्टिकल 249, 368 और आर्टिकल 368 बाय पार्लियामेंट प्लस 50% ऑफ स्टेट्स रेटिफिकेशन। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और एज पर आर्टिकल 361 ये मैं आपको पार्लियामेंट चैप्टर वाले में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए बस आप इतना ही समझो, इतना लोड मत लो, पार्लियामेंट चैप्टर बहुत बड़ा है, और उसके अंदर अभी तो हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे ढंग से, स्टेट लेजिस्लेचर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक ही वीडियो के अंदर मैं लंबा नहीं करना चाहता, ठीक है, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, तो मैं आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में ढंग से समझाऊंगा, ताकि आप पहले प्रेसिडेंट समझ जाओ। ठीक है, प्रेसिडेंट के फंक्शन क्या होते हैं, गवर्नर के फंक्शन क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, ये सब समझ जाओगे तो वो चीज़ें चीज़ें जल्दी समझ पाओगे, याद कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, इन कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो मैं अभी के लिए आपको इतना समझाऊंगा कि भैया इम्पीचमेंट करना है इंडियन प्रेसिडेंट का, तो वहां पर चाहिए स्पेशल मेजोरिटी कैसी वाली, टोटल स्ट्रेंथ की। इस चीज़ को ध्यान रखो, इससे आपको याद रहेगा आपको। ठीक है, और ये सब भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कि प्रेसिडेंट वोट इन 2/3 ऑफ, ठीक है, और स्पेशल मेजोरिटी, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब थोड़ा मेंस का पढ़ लेते हैं ना, तो मेंस में भैया क्या पूछा जाता है, क्रिटिसिज्म पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर का क्रिटिसिज्म बता दो। तो क्रिटिसिज्म कैसे याद करोगे, तो जो स्मिथ, ठीक है, जो स्मिथ से आपको क्रिटिसिज्म याद करना है। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि नो प्रोविजन ऑफ होल्डिंग ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोसीजर ही नहीं है, कोई प्रोविजन ही नहीं है भैया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अंदर। ठीक है, अब ये बताऊंगा क्यों नहीं है, ये आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ओ से यहाँ पर क्या है, सर्टन CABs कैन बी पास लाइक ऑर्डिनरी बिल्स, बहुत सारे जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन बिल सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाते हैं, तो वो सारे क्या है, एक तरह से ऑर्डिनरी बिल है। एस से यहाँ पर क्या है, नो स्पेशल बॉडी लाइक कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन एज इन यूएसए। देखो कोई स्पेशल बॉडी नहीं है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन होती है यूएसए के अंदर, बताऊंगा मैं आगे। एम से यहाँ पर क्या है, मेजर पार्ट कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट अलोन ओनली इन फ्यू केसेस कंसेंट ऑफ स्टेट इज टेकन दैट टू ओनली हाफ ऑफ द स्टेट्स इन यूएसए इज इट इज 3/4 ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, अब हमारे यहाँ बात करी जाए तो फेडरल प्रोविजंस को ही आप फेडरल प्रोविजन में जब चेंजेस करने होते हैं, तभी आप स्टेट के कंसेंट चाहिए होते हैं, वो भी कितने, हाफ ऑफ द स्टेट्स।
वो भी सिंपल मेजोरिटी से। यूएसए के अंदर कितना है, 3/4 ऑफ द स्टेट्स। वहाँ पर अगर फेडरल प्रोविजन चेंज करोगे तो वहाँ पर 3/4 ऑफ द स्टेट्स के आपको कंसेंट चाहिए। हमारे यहाँ हाफ में काम चल जाता है, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है। ऐसे यहाँ पर क्या है, इनिशिएटिंग एन अमेंडमेंट बाय पार्लियामेंट। अब देखो हमारे जो है ना, कोई भी अमेंडमेंट है वो पार्लियामेंट लिखा सकता है, बट इन यूएसए ऑन अ पेटिशन ऑफ 2/3 ऑफ स्टेट रजिस्टर अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड। बट यूएसए के अंदर क्या है, क्योंकि वहाँ के जो स्टेट्स है ना, जितने भी स्टेट है 50, वहाँ पर अगर 2/3 स्टेट ने अमेंडमेंट लेकर आने की बात करी, ठीक है, पेटिशन डाल दी, तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इनिशिएट हो सकता है। हमारे यहाँ ऐसा प्रोसीजर नहीं है, ठीक है, तो ये भी क्रिटिसिज्म है। टी से यहाँ पर क्या है, साइलेंट ऑन द टाइम फ्रेम विद इन विच स्टेट शुड रेटिफाई। भैया यहाँ पर जो है ना, साइलेंट है टाइम फ्रेम के ऊपर कि भैया स्टेट्स को कब कब तक उसको रेटिफाई करना है। हम मांगते हैं ना 50% ऑफ द स्टेट को रेटिफाई करना है, तो भैया हम यहाँ पर हमने टाइम फ्रेम की बात नहीं करी, कितने टाइम में करें, ठीक है, कितने टाइम में सिंपल मेजोरिटी से पास करना होता है, यहाँ टाइम फ्रेम की बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यूएसए के अंदर कांग्रेस जो है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, कांग्रेस रहते हैं वहाँ पर, तो वो टाइम फ्रेम को सेट कर सकती है। तो आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हो विद यूएसए स्मिथ से, तो ये सारे यूएसए के अंदर प्रोविजंस मिलेंगे, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोसीजर नहीं मिलेंगे फॉर द सीएबी, ठीक है। तो आप इन स्मिथ से आप इसके क्रिटिसिज्म लिख सकते हो, और जो से क्या होगा, ज्वाइंट सेटिंग और ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। चलो अब देखो नेहरू जी ने क्या बोला इसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में। देयर शुड बी अ सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी, इफ नॉट इट स्टॉप द नेशंस ग्रोथ ऑफ लिविंग वाइटल ऑर्गेनिक पीपल। अब देखो बहुत अच्छी बात बोली जवाहरलाल नेहरू जी ने, इन्होंने बोला कि भैया अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट बिल से चेंजेस नहीं ला पाओगे, तो भैया देखो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, सब जने ग्रोथ कर रहे हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, हम नई नई चीज़ें खोज रहे हैं, हम नए नए लोग देख रहे हैं अपना सोसाइटी के अंदर, ठीक है। और ये सब चीज़ें रिजिडिटी कर दोगे, आप रिजिड कर दोगे सब कुछ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंज ही नहीं लिखा सकते, तो इवॉल्व कैसे करोगे भाई, ग्रोथ कैसे करोगे, ठीक है। हमारे यहाँ अभी देखो सेम सेक्स मैरिज की बात होती है, बहुत सारे नेशन के अंदर सेम सेक्स मैरिज जो है ना लीगल कर दी गई है, ठीक है। तो अगर ये विद टाइम हम इन सब चीज़ें चेंजेस लेके नहीं आएंगे, तो भैया लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे कहलाएगा कॉन्स्टिट्यूशन एक, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात कही है जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऐसे ही बहुत अच्छी बात एक ग्रेविनियल ऑस्टिन ने भी बोली है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है अपियर्स कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज़ मेयरली डाइवर्स, ठीक है। ये जो प्रोसीजर है कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट ये मेयरली डाइवर्स है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डाइवर्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। चलो एक बात और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास होता है 2021 में। ये रिस्टोर करता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को टू आइडेंटिफाई अदर बैकवर्ड क्लासेस देट आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, ठीक है। तो एसईडी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आता है 2021 में, जो रजिस्टर कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो आइडेंटिफाई करेंगे अदर बैकवर्ड क्लासेस को, जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, ठीक है। ये याद रखना, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो दिस अमेंडमेंट अमल्ड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 11 मई 2021 विच हैड एम्पावर्ड ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सच आइडेंटिफिकेशन। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 11 मई 2021 में कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ओबीसी को आइडेंटिफाई करेंगे जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, ठीक है। फिर उनको कोटा मिलेगा, उनको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। पहले वो आइडेंटिफाई करें कि ये लोग ओबीसी के अंदर आएंगे और ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। फिर पार्लियामेंट ने क्या करा, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर आई 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2021, और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने रजिस्टर कर दिया स्टेट गवर्नमेंट की पावर को कि भैया स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओबीसी को जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, ठीक है। हो गया यार, वेरी इजी, ठीक है। 105th तो ऐसे याद कर सकते हो आप, ऐसे करके कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आई है, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी तरीके से सारे चैप्टर मेरे साथ कंप्लीट करो विद इजी ट्रिक्स, विद क्लैरिटी, विद कंसेप्ट। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, अभी के लिए बाय।